नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी जी। और आइए देखते हैं इस वक्त की क्या है हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का किया उद्घाटन। कहा, भारत दुनिया के लिए ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा है आगे। पीएम ने कहा, हमारा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा को दी विकास की सौगात। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 के तहत 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक लोकसभा से पास। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए है अहम कदम। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से लगी भीषण आग, 8 की मौत। पीएम ने हादसे पर जताया शोक। मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार से 4 लाख रुपए, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने भारत चावल की बिक्री की प्रारंभ। अब 29 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर खरीदा जा सकता है चावल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसान का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर किया जोरदार हमला। मीनाक्षी लेखी ने कहा, कट्टर ईमानदार बने भ्रष्टाचार का पर्याय। ईडी से भागते फिर रहे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को वेंटिलेटर पर डाला। और खेल की खबरों में, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने रखा 245 रन का लक्ष्य। जवाब में भारत की खराब शुरुआत। तो ये थी सुर्खियां और खबरों के सफर को अपने सहयोगी शरद मुदगल के साथ आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने गोवा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान के नए परिसर का लोकार्पण किया। ये संस्थान जनता और सशस्त्र बलों दोनों के लिए जल क्रीड़ा और जल रेस्क्यू गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 28 विशेष पाठ्यक्रम शुरू करेगा। पीएम मोदी ने दक्षिण गोवा में 100 टीपीडी एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का भी उद्घाटन किया। इसे 60 टीपीडी गीले कचरे और 40 टीपीडी सूखे कचरे को वैज्ञानिक तकनीक से प्रशोधन के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री ने पणजी और रीस मैगोस को जोड़ने वाली पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ यात्री रोपवे की आधारशिला रखी। उन्होंने दक्षिण गोवा में 100 एमएलडी जल उपचार संयंत्र के निर्माण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त 1930 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपे। के विकास के लिए 1300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी ये परियोजनाएं गोवा के विकास को और रफ्तार देगी। आज यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के
कैंपस का उद्घाटन हुआ है। इससे यहां पढ़ने और पढ़ाने वालों की सुविधा और बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों तक सरकार की योजनाओं को 100% पहुंचाने को सच्चा सामाजिक न्याय बताया। उन्होंने कहा कि जब सैचुरेशन आता है तो समाज से भेदभाव मिट जाता है। जब सैचुरेशन होता है तो भेदभाव खत्म हो जाता है। जब सैचुरेशन होता है तो हर लाभार्थी तक पूरा लाभ पहुंचता है। जब सैचुरेशन होता है तो लोगों को अपना हक पाने के लिए रिश्वत नहीं देनी होती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सैचुरेशन ही सच्चा सेक्युलरिज्म है। सैचुरेशन ही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सैचुरेशन गोवा को, देश को मोदी की गारंटी है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री का ध्यान ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर है। इसी दिशा में आज से 9 फरवरी तक गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ये देश की ऐसी एकमात्र ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है जो संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक मंच प्रदान कर रहा है और भारत के ऊर्जा परागमन लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। भारत ऊर्जा सप्ताह का प्रमुख उद्देश्य स्टार्टअप को प्रोत्साहन और उन्हें ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करना है। इस आयोजन में कई देशों के ऊर्जा मंत्रियों सहित इस क्षेत्र से जुड़े 35,000 से अधिक लोगों की भागीदारी हो रही है। कार्यक्रम में 900 से अधिक प्रदर्शक अपनी प्रदर्शनी के साथ भागीदारी कर रहे हैं। इसमें 6 समर्पित देशों कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पवेलियन हैं। देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME ने ऊर्जा क्षेत्र में किए गए नवाचारों का प्रदर्शन किया। इसके लिए विशेष मेक इन इंडिया पवेलियन का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ऊर्जा खपत के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। भारत में प्रतिदिन मौजूदा दौर में 19 मिलियन बैरल की डिमांड है, लेकिन साल 2045 तक ये दोगुनी हो सकती है। भारत अपनी ऊर्जा उत्पादन की क्षमताओं में लगातार वृद्धि कर रहा है और बायोफ्यूल को बढ़ावा दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बायोफ्यूल्स का एडॉप्शन तेजी से बढ़ा है। 10 साल पहले हमारे यहां पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 1.5% के आसपास थी। 2023 में ये 12% से अधिक हो गई है। इससे लगभग 42 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन एमिशन घटा है। हम 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे, पिछले इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ही भारत ने 80 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की थी। अब हम देश के 9,000 आउटलेट्स पर यही काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने सरकार के सुधारों के कारण घरेलू गैस के बढ़ते उत्पादन का उल्लेख किया और कहा कि देश के प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों में गैस का प्रतिशत 6 से 15% तक ले जाने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अगले 5 से 6 वर्षों में इस क्षेत्र में करीब 67 अरब डॉलर का निवेश आएगा। हमारी सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं
उससे भारत में घरेलू गैस का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। हम प्राइमरी एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस को 6% से बढ़ाकर 15% तक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अगले 5-6 वर्षों में करीब $67 बिलियन का निवेश होने जा रहा है। लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पास हो गया है। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए ये एक अहम कदम है। विधेयक में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है। साथ ही संगठित अपराध, माफिया और सांठगांठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इस अपराध में 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। और मध्य प्रदेश के हरदा शहर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर है। फैक्ट्री में कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। इन धमाकों की आवाज इतनी जोरदार थी कि शहर में दूर दूर तक मकानों और दुकानों में लगे कांच टूट गए। प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। घायल लोगों के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। घायलों को हरदा से भोपाल और इंदौर ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। राज्य शासन ने दुर्घटना के आपदा प्रबंधन के लिए समिति का गठन किया है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। हरदा में होशंगाबाद सहित आसपास के क्षेत्र में 14 डॉक्टर तत्काल रवाना किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हादसे के घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले। बर्न यूनिट चालू हो गया, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दुर्बल यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। और हरदा में हुई इस दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु से व्यथित हूं। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया उन सभी के प्रति संवेदना। जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। स्थानीय प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज सरकार ने भारत ब्रांड के तहत खुले बाजार में चावल की बिक्री की योजना का प्रारंभ किया। आम नागरिकों को नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार की सभी दुकानों के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारत ब्रांड का चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध रहेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है किसानों के जीवन को संवारना। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में अब भारत चावल मात्र 29 रुपए प्रति किलो भारत चावल
देश भर में खुदरा में, रिटेल में उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, किसानों और गरीबों का जीवन संवारना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मेरे लिए आप ही मेरा परिवार है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर करारा हमला किया। भाजपा नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि वे प्रवर्तन निदेशालय के समन का जवाब कब देंगे। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को बेईमान करार देते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की पूरी व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। मैं ये प्रश्न सीधे तौर पर करी हूं कि व्हेन आर यू गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द ईडी। 3 सीटी स्कैन हैं दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के ऊपर। स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, बेड्स यहाँ पर नहीं है। तो पूरी दिल्ली को वेंटिलेटर पर, व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डालने का काम जो है वो केजरीवाल ने किया है। और जो लोग वायदा करके आए थे कि हम सबसे ज़्यादा ईमानदार, कट्टर ईमानदारी का वायदा करने वाले लोगों ने आज कट्टर बेईमान लोग कौन होते हैं उसको परिभाषित कर दिया है। और आपको सीधे लिए चलेंगे लाइव, जहां केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का संबोधन हो रहा है। Personally inaugurated the second edition of the India Energy Week. Let me recall for those of you who may be here for the first time that the first edition of the India Energy Week was celebrated in Bengaluru last year at around this time. This is the second edition, and in the 1 year since we had the first edition, we have clocked some very impressive figures. The number of exhibitors in India Energy Week 24 is 30% higher than those in India Energy Week number 1. And we have, I think, about 900 exhibitors. तो आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को, जो इंडिया एनर्जी वीक पर जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार जो प्रदर्शक हैं वो पिछली बार की अपेक्षा 30% ज़्यादा है। और एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। Exhibition area also has witnessed a 25% increase from 18.5 square kilometers last year. No, this year from the 18.5 thousand square kilometers last year to 15,000, from 15,000 square kilometers. This is a 46% increase. I'm not going to go into other logistical details. We are going to have 46 technical sessions today. As far as I know, last reports coming in, we had 6 sessions. I had the privilege of participating in one of the ministerial meetings along with the Secretary General of OPEC, my ministerial colleagues from Qatar and Guyana, and the session was moderated by the head of Boston Consulting Group's I also want to say that prior to the inauguration of the event, the Honorable Prime Minister visited a new state-of-the-art facility set up by ONGC to deal with the kind of risks that are central to many offshore facilities. Very often turbulence of weather, the helicopters face challenges,
And over the last 20 years, when we analyze the data, I think ONGC has taken a commendable initiative. They've set up a world-class training facility, which has a simulation, if I understand, in real conditions. And the Navy has a similar facility, I think, in Kochi. But I think this is a even more modern state-of-the-art facility. And it is their idea to train a large number of personnel from all concerned agencies. I won't go into the details. एक दिन में कितने लोग जाते हैं offshore? 10,000? कितने होते हैं? No matter how unlikely those occurrences are, it's good to be trained. There aren't too many of these training facilities in the world. I'm personally familiar with one in the Gulf of Mexico, one also for North America, and maybe I think also off the coast of Sao Paulo in Brazil. But those are, I may not be aware of all the facts. The Prime Minister, after inaugurating, you would have seen the Honorable Prime Minister's statement. I think that is available in the public domain. Prime Minister also chaired a very impressive gathering of CEOs. I think there were about 21 plus CEOs. They all spoke, gave their suggestions, and the Prime Minister responded to those. I think one of the points the Prime Minister made, and very effectively, that India is with the world and India is also working for the world. So the India energy story is actually very much a part of the global story. Why do I say that? Apart from consuming 5 million barrels of crude oil in a day, which our refineries are processing to produce energy products, Prime Minister also spoke about today our energy refining capacity going up from 254 million metric tons per annum to 450. That's a figure I heard him use a second time. So I better revise my figure upwards from 400 to 450. Also, he talked about our journey in transition. And I think the Indian story is a fascinating story for a variety of reasons. One, unlike some other models where say that capital will only respond to return, we are actually carrying out energy transition. And that is borne out by our biofuel story. We've gone from 1.5%, as the Honorable Prime Minister said in 2014, or thereabouts, to about 12% blending we are doing. And we are slowly but steadily moving towards 20% blending by 2025, end of fiscal year. Prime Minister also recalled that last time when he was addressing the India Energy Week in Bengaluru, he had made an announcement that E20 fuel will be available actually in several retail dispensing stations. And the Prime Minister mentioned a figure that since last April, when he made the announcement, that fuel is today available in 9,700 retail stations. That's quite a journey in less than 1 year. In 10 months, we've done 9,700. One of our oil marketing companies' CEOs said that 4 states had been chosen in order to make 100% ethanol available as a dispensing fuel in those 4 states. In 400 stations, I think, these will be at IOCL pumps. And you can imagine, therefore, that inhibition we had for 20% blending, and that 20% blending inhibition actually came from when we were told that our automobile sector, the cars can operate at 20% without any change of parts. But now which can take in a higher part of biofuels. So we are already moving past that 20%, and we are preparing to move beyond the 20. Our story on compressed biogas is also gathering momentum and pace. We have about 100 compressed biogas plants operational. The oil marketing companies have another 100 lined up. In UP, I think 37 have already got land. The remaining will be done very soon. The government has taken many steps. In April 23, that is last April, we revised our gas pricing formula, and as a result of which energy, I mean petrol and diesel
prices in India declined over a 2-year period. And gas also, I mean, global averages, heights were very high. We were able to put in a ceiling and a floor price, and today gas is available. Today, compressed, the city gas distribution has already covered 98% of the country. It's going to 100%. Last time when we met, we said now we should go beyond the 100% to our island. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हरदीप सिंह पुरी के, और अब यहाँ से आपको ले चलेंगे दिल्ली में विद्यांजलि फिनटेक प्रोग्राम को संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। साल से ही हो रहा है। कोरोना के कारण एक साल थोड़ा स्थगित हो गया था, और उस एनईपी में एक रिकमेंडेशन था, समाज की बादन्यता से, समाज की जेनरोसिटी से हम भारत की हुनर बच्चों को, नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे। एंडाउमेंट बने, एंडाउमेंट आगे आए और भारत की नई पीढ़ी को तैयार करे। मेरे विभाग में आने के कुछ दिन के बाद मेरे बहुत पुराने मित्र, आज जो प्राइमर्स की प्रमुख हैं, आज यहाँ नहीं है, निलय वर्मा जी, निलय वर्मा जी से गपशप करते हुए एक प्राइमरी आइडिया जनरेट हो पाया, और मैं शुरुआत के दिनों में एक चीजों को देख पाया था। हमारी नवोदय विद्यालय ये क्राउन ज्वेल है, ये अनमोल हीरा की खदान है। इसको जोर देना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। और जिस सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और जिस परिवेश में पढ़ते हैं, आज पूरा देश चिंतित है कि हमारे नन्हे बच्चे अपने एस्पिरेशन को पूरा करने की मुहिम में, उस दौड़ में कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है और सबको दुख देता है। ऐसे नहीं होनी चाहिए। कोचिंग, उसे जुड़ी हुई दुनिया, ये सबको कष्ट देती है। लेकिन मैं ये सारे अनुभव के साथ साथ दूसरा अनुभव भी देखा, नवोदय विद्यालय में भी रहते हुए हमारी बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं अगर आपके सामने इसी 23 साल की 2023 की एक स्टैटिस्टिक्स रखूं आपके सामने, नवोदय विद्यालय में जो पढ़ता है वो पक्का कोचिंग में नहीं जाता है, तो विद्यालय में रहता है, रेसिडेंशियल स्कूल है। आप 6 लोग कभी कोचिंग में तो गए ही नहीं होंगे, आपकी जो पढ़ाई हुई स्कूल में हुई होगी। इनमें से आईआईटी, जेईई, आईआईटी, नीट, एनआईटी में पढ़ने वाले सभी बच्चे हैं। इस साल 4726 बच्चे एनआईटी में प्रवेश कर किए, 1228 बच्चे जेईई एडवांस यानी आईआईटी में प्रवेश किए, 17,809 बच्चे नीट में क्वालिफाई किए, लेकिन उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में लगभग 8,000, जैसे हमारी बच्ची नहन की सरकारी कॉलेज में पढ़ती है, मेडिकल कॉलेज में, ऐसे 8,000 बच्चे हैं। इसे दोनों को मिलाएं तो लगभग 14,000 बच्चे बिना कोचिंग के नवोदय की इकोसिस्टम से यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं ये कोई इंक्वायरी नहीं था, लेकिन मैं सभी को पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं। 2 बच्चियों का एक बच्चा और एक बच्ची के तो पिताजी ही नहीं। परिवार में सब जो बॉटम ऑफ द पिरामिड कहते हैं उस परिवार से ही आए हैं, लेकिन अवसर मिला, ये हमारे इसरो की सफल वैज्ञानिक सोमनाथन भी हो सकते हैं, ये सुंदर पिचाई भी हो सकते हैं,
ये सत्य नडेला भी हो सकते हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम भी हो सकते हैं। अवसर की बात, आज मैं निलय को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने हमारी सिस्टम पे भरोसा करके और जो लोगों को आज यहाँ निमंत्रित किया गया, मैं आपको निस्संदेह कहूं कि आपकी सीएसआर की बहुत बड़े-बड़े अनुभव होंगे, लेकिन आप निश्चित रूप में आत्मसंतोष। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस मौके पर वो इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।